Hello students, my name is Rajendri and today we are going to study class 10th chapter number 5 consumer rights. So in our previous part we have already discussed about consumer in the marketplace. Then we have discussed about what is exploitation and how to redress the exploitation and types of exploitation we have discussed. Then we have discussed about what is consumer rights and consumer right part 1 we have discussed. Today we are going to discuss consumer rights part number 2 and Consumer Protection Act 1986. So before starting with this, you have to tell me what is consumer rights. What is consumer rights? So being a consumer, you have some rights. And in our previous part, I told you you have 5 rights. Which 5 rights you have? फर्स्ट इज राइट टू सेफ्टी. आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो वो आपको यूज करने के लिए कितना सेफ है, जो भी सर्विस आप अवेल कर रहे हो वो आपके लिए कितनी सेफ है, तो आपके पास ये जानने का अधिकार है. किसके अकॉर्डिंग? राइट टू सेफ्टी के अकॉर्डिंग. देन नेक्स्ट वी हैव डिस्कस राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. अब राइट टू बी इन्फॉर्म दैट्स मीन आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस आप यूज कर रहे हो तो उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, उसका प्राइस क्या है, उसका एमआरपी क्या है, उसको कैसे यूज करना है, डायरेक्शंस ऑफ यूज, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स कैसे यूज करने हैं, उसको कैसे, डायरेक्शंस क्या है, उसके इंस्ट्रक्शंस क्या है, सब कुछ उसमें क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए. उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसको किस तरीके से यूज करना है, एवरीथिंग नीड्स टू बी इन्फॉर्म्ड टू कस्टमर. So this we have discussed in our previous part. So today we are going to study the last 3 parts of this act. तो last 3 parts कौन से थे? First is right to choose. What's the meaning of right to choose? See, if you have different options and if you want to opt, that is completely your choice which option you want to opt. Being a consumer, you have right to choose. Now, what is right to choose? कंज्यूमर who receives a service in whatever capacity, आपकी कोई भी एज हो, आपकी कोई भी जेंडर हो, आपने कोई भी सर्विस अवेल कर रखी हो, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस टू चूज. जैसे कि मैंने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया, अब मुझे 1 मंथ के बाद उसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, इट्स कंप्लीटली माई चॉइस कि मुझे वो सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, मुझे 3 मंथ्स के लिए चाहिए. ये क्या डिपेंड करता है? मेरी चॉइस पर डिपेंड करता है. ठीक है. And consumer have the freedom to choose the products they buy. आप जैसे समझ लो कि आपको अगर आप किसी भी डीमार्ट, जैसे कि आप डीमार्ट में गए, किसी भी शॉपिंग मॉल में गए, आपके पास चॉइस है. जैसे आपको खरीदने हैं राइस, आपके पास 5 टाइप्स के राइस है, तो इट्स कंप्लीटली योर चॉइस कि आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि आपको इसी टाइप का राइस चाहिए, इसी ही रेट में चाहिए. इट्स योर चॉइस विच ऑप्शन यू वांट टू ऑप्ट. तो बीइंग अ कंज्यूमर आपके पास क्या है? ये एक राइट है कि आपको कोई फोर्स ना करे जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं उसके लिए. एंड दे कैन नॉट बी फोर्स टू परचेज अनवांटेड आइटम्स. अनवांटेड आइटम्स कैसे कि, जैसे कि आप गए टूथपेस्ट लेने के लिए, आप टूथपेस्ट जब आप लेने के लिए गए तो उसके साथ क्या था? एक फ्री ऑप्शन था कि आप टूथ ब्रश भी ले लीजिए. बट आपने देखा कि मुझे टूथब्रश की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं सिर्फ टूथपेस्ट लेने आया हूं, तो आपके पास जब आप शॉप में जाओ तो आपके पास चॉइस होनी चाहिए कि टूथ ब्रश भी अलग से मिले, टूथपेस्ट भी अलग से मिले. अगर आपको कॉम्बो चाहिए तो आप कॉम्बो भी ऑप्शन में हो. तो इट्स कंप्लीटली योर चॉइस कि अगर आपको टूथ ब्रश लेना है इस टाइम पे आपके पास ये चॉइस हो कि आप टूथ पेस्ट लो. बट ये आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आपको अगर टूथ पेस्ट लेना है तो आपको टूथ ब्रश भी लेना पड़ेगा. जैसे कि अगर हम गैस कनेक्शन लेते हैं तो गैस कनेक्शन लेते वक्त हमारी ये कंप्लीटली चॉइस है कि हमें स्टोव चाहिए या नहीं चाहिए. हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता कि अगर आप गैस कनेक्शन ले रहे हो तो आप गैस स्टोव भी लो. तो ये क्या है? ये है हमारा राइट टू चूज. कौन सा प्रोडक्ट हमें चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए, ये कंज्यूमर की खुद की डिस्क्रिशनरी पावर होती है. वो डिसाइड कर सके, वो चूज कर सके कि ये प्रोडक्ट उसके लिए यूजफुल है या नहीं है, क्या उसको उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट भी है या नहीं है. सो इट्स कंप्लीटली अप टू अ कंज्यूमर. ये कंज्यूमर पे क्या करता है? डिपेंड करता है. एंड
कंज्यूमर्स हैव ऑप्शन टू कंपेयर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अगर हम कहीं भी जाते थे कि मुझे शैम्पू चाहिए, तो शैम्पू के मेरे पास एटलीस्ट 10-15 ऑप्शंस होंगे। इसमें से डिपेंड करेगा कि मैं कौन सा, जैसे कि अगर मैं बात करूं मेरे बालों की, तो मेरे बाल बहुत ज्यादा सिल्की हैं। अगर मुझे क्या चाहिए, डैंड्रफ वाला शैम्पू चाहिए, एंटी डैंड्रफ शैम्पू चाहिए। तो अगर कोई शॉपकीपर मुझे सिल्की बालों को सिल्की करने के लिए अगर वो देता है, शैम्पू लेता है, तो ये मेरी चॉइस है कि मैं उसे ऑप्ट ना करूं, क्योंकि मेरी मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे एंटी डैंड्रफ शैम्पू चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कोई फोर्स नहीं करेगा, आपकी कंप्लीटली आपकी चॉइस होगी कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट नहीं चाहिए। तो ये कौन सा राइट है हमारा, राइट टू चूज। अब नेक्स्ट राइट है हमारा राइट टू सीक रिड्रेसल। अब रिड्रेसल मीन्स क्या होता है, जैसे आपके साथ कुछ भी गलत हुआ, तो आपके पास ये पूरा राइट है कि आप उसकी कंप्लेन करो। आपको अगर कुछ भी आपके साथ गलत हुआ है तो उसका कंपनसेशन मिले। कुछ भी अगर आपको हार्म हुआ है कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से, कोई भी सर्विसेज की वजह से, तो इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, इट्स कंप्लीटली योर राइट कि आप बता सको, आप उसके एवज में कंप्लेंट फाइल कर सको जो भी आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है उसके लिए। तो ये कौन सा राइट है, राइट टू सीक रिड्रेसल। अब क्या है, कंज्यूमर्स हैव द राइट टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। मैंने आपको बताया था कौन कौन सी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है, जैसे कि आपका अलग अलग तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होता है। जितनी प्राइस है उससे ज्यादा प्राइस पे का आपको कोई प्रोडक्ट मिल रहा है तो दैट्स कॉल्ड ओवर प्राइसिंग। और कोई भी प्रोडक्ट आपको मिला वो एक्सपायरी डेट का मिल गया, तो ये भी क्या एक एक्सप्लॉयटेशन का एक तरीका है। तो आपके साथ अगर गलत हुआ, आपको जो वेट मिला है किसी भी प्रोडक्ट का, वो वेट से क्या है, कम वेट का है, और आपने प्राइस का ज्यादा प्राइस दिया है उसका, तो ये क्या है, अलग अलग तरीके से आपका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। उस एक्सप्लॉयटेशन को ठीक करने के लिए, उस एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ क्या उस एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आपको अगर कंप्लेन करनी हो, तो आप क्या कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू राइट टू सीक रिड्रेसल के थ्रू आप जा सकते हो और अपनी कंप्लेन को क्या कर सकते हो, दर्ज करवा सकते हो। ठीक है। अब if any damage is done to a consumer, she has the right to get compensation depending on the damage degree of damage। अब आपका कितना डैमेज हुआ है, जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट लिया, जैसे कि मैंने आपको लास्ट प्रीवियस पार्ट में आपको एक रेजी मैथ्यू की स्टोरी सुनाई थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि जब एनेस्थीसिया दिया गया था, उस एनेस्थीसिया की वजह से उसके माइंड में क्या हो गए थे, एबनॉर्मैलिटीज आ गई थी, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर पैरालाइज्ड हो गया था, और वो लाइफ टाइम के लिए क्या हो गया था, हैंडीकैप बच्चा बन गया था। तो उस कंडीशन के अंदर, उस मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से उस बच्चे की पूरी लाइफ क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। तो अगर डिग्री ऑफ डैमेज ज्यादा है तो कॉम्पनसेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इट डिपेंड्स कि आपका डिग्री ऑफ डैमेज कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो ये कॉम्पनसेशन वगैरह सब किसके थ्रू मिलते हैं, हमको मिलता है राइट टू सीक रिड्रेसल। आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है बीइंग अ कंज्यूमर, आप उसकी क्या कर सकते हो, कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, कॉम्पनसेशन मिलेगा। अब ये कॉम्पनसेशन कैसे मिलता है, तो कंज्यूमर कंप्लेंट प्रोसेस, इसका प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे आप जाओगे, कैसे क्या करोगे, उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले राइट टू सेल्फ रिप्रेजेंटेशन। राइट टू सेल्फ रिप्रेजेंटेशन मींस बीइंग अ पर्सन, आपके पास राइट है कि आप खुद को खुद रिप्रेजेंट करो कोर्ट के सामने। जरूरी नहीं है कि आपके पास लॉयर हो, आप खुद को खुद रिप्रेजेंट कर सकते हो, अपनी बात खुद बोल सकते हो कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, मेरी ये कंप्लेन है। तो आपके पास खुद के पास क्या है, राइट है खुद को सेल्फ रिप्रेजेंट करने का। तो ये किसके थ्रू आता है, राइट टू सीक रिड्रेसल के थ्रू। और जैसे कि स्टेप्स फॉर कॉम्पनसेशन, अब स्टेप्स ऑफ कॉम्पनसेशन हम एक स्टोरी के थ्रू देखेंगे। प्रकाश नेम का एक पर्सन है, उसकी एक स्टोरी है, तो उसके साथ क्या गलत हुआ, उसको कैसे कॉम्पनसेशन मिला, वो हम एक स्टोरी के थ्रू देखते हैं। जैसे कि प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसे मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से एक पर्सन की लाइफ बर्बाद हुई थी, तो वो उसमें क्या था, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू सेफ्टी, उससे रिलेटेड था वो। अब हम देखेंगे कि प्रकाश नेम का एक पर्सन है, उसके साथ क्या गलत होता है और किस तरीके से उसको कॉम्पनसेशन मिलता है। तो मनी ऑर्डर फेल टू रीच द इंटेंडेंट रेसिपिएंट। अब क्या किया, प्रकाश नेम के एक पर्सन ने क्या किया, अपना एक मनी ऑर्डर सेंड किया, तो वो जिस पर्सन को भेजा उस पर्सन को नहीं मिला। फिर उसने क्या रिक्वायर्ड एक्शन किए, क्या कोर्स ऑफ एक्शन उसको फॉलो करना पड़ा, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी।
एंड प्रकाश फाइल्ड अ कंप्लेंट विद द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। अब क्या किया प्रकाश ने, उसने क्या किया, मनी ऑर्डर सेंड किया। वो मनी ऑर्डर जिसको उसने भेजा था उससे रिसीव नहीं हुआ, तो उसके अगेंस्ट उसने क्या किया, कंप्लेंट फाइल करी। और कंप्लेंट कहाँ फाइल करी, वो कंप्लेंट फाइल करी कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, दिल्ली के अंदर। अब सबसे पहले क्या हुआ, प्रकाश कहाँ गए, प्रकाश गोज टू द पोस्ट ऑफिस टू सेंड मनी ऑर्डर टू हिज डॉटर। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रकाश जाते हैं, कहां पर जाते हैं, अपने मनी ऑर्डर सेंड करने के लिए पोस्ट ऑफिस जाते हैं। ठीक है, पोस्ट ऑफिस सेंड करने के बाद क्या हुआ, प्रकाश कम्स टू नो दैट द मनी हैज नॉट रीच्ड हिज डॉटर। अब मनी ऑर्डर सेंड कर दिया है, बट उनको पता चला कि उनका जो मनी ऑर्डर है अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। तब उन्होंने क्या किया, प्रकाश इंक्वायर्स अबाउट द मनी ऑर्डर इन द पोस्ट ऑफिस। अब प्रकाश गए वापस, मिस्टर प्रकाश ने क्या करी, इंक्वायरी करना स्टार्ट करी कि जो मनी ऑर्डर मैंने किया था पोस्ट ऑफिस से वो अभी तक मेरी डॉटर को रिसीव नहीं हुआ है। उन्होंने अच्छे से पूरी इंक्वायरी करी, बट क्या हुआ, द पोस्ट ऑफिस डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द क्वेरी सेटिस्फैक्टरली। आप जो भी उन्होंने क्वेरी रेस की थी कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरी जो मनी है अभी तक रीच नहीं हुई है, मेरी डॉटर को अभी तक रिसीव नहीं हुई है, मैंने इस डेट पर किया था, उनको उसका कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला। फिर उन्होंने क्या किया मिस्टर प्रकाश ने, प्रकाश गोज टू द लोकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल फॉर एडवाइस। अब क्या किया उन्होंने, उनको नहीं पता कि क्या करना है। अब इसके लिए उन्होंने क्या की, किससे एडवाइस ली, वो गए, प्रकाश गोज टू द लोकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। अब लोकल लेवल पे क्या एक काउंसिल बनी हुई है, किसके लिए, जो कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। क्या हुआ, जो लोकल लेवल पे काउंसिल थी, कौन सी काउंसिल, लोकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल पर प्रकाश जाते हैं और अपनी इंक्वायरी बताते हैं। उनके साथ जो भी हुआ था उन्होंने जाकर उनको बताया और उनको बोला कि प्लीज मुझे कोई एडवाइस दो कि किस तरीके से इसको रिड्रेस किया जा सकता है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, फिर प्रकाश, अब उन्होंने क्या एडवाइस दी उनको, देखो, प्रकाश गोज टू अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन टू फाइल केस। उन्होंने क्या एडवाइस दी, आप क्या करो, एक केस फाइल करो। किस में केस फाइल करो, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में। आप किसने एडवाइस दी थी, ये एडवाइस दी थी लोकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल ने। क्या एडवाइस दी थी कि आपको क्या करना है, केस फाइल करना है। और कहाँ केस फाइल करना है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में फाइल करना है। एंड ही फिल्स अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब क्या करना पड़ता है, अगर आपको केस फाइल करना है तो उसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है। तो प्रकाश ने क्या किया, मिस्टर प्रकाश ने वो फॉर्म फिल किया। एंड द कमीशन सेंड्स नोटिस टू द अदर पार्टी। अब क्या किया, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया कि मुझे ये इशू है और इस तरीके से मेरी बात को नहीं रिड्रेस किया गया है, मैंने जाके अपनी इंक्वायरी रेस करी, फिर भी मुझे कुछ भी तरीके का कॉम्पनसेशन नहीं मिला, मेरी बात नहीं सुनी गई, मेरी ये प्रॉब्लम है, आपने सब कुछ लिखकर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाल दिया। अब क्या हुआ, जो पोस्ट ऑफिस है, जो अदर पार्टी है, वहां पर गए लोग, वहां पे क्या गया, एक नोटिस गया कि आपने इस तरीके से, इस पर्सन ने आपके यहाँ से एक मनी ऑर्डर सेंड किया था, उसका वो जो मनी ऑर्डर है वो रिसीव नहीं हुआ है, ऐसा करके एक नोटिस गया। आप देख सकते हो यहाँ पे नोटिस का फोटो भी लगा हुआ है, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, किसने कंप्लेन करी है उसका नेम लिखा हुआ है, और किसने रजिस्टर किया था वो सब कुछ लिखा हुआ है, कौन सा पोस्ट ऑफिस है, उसका एड्रेस क्या, सब कुछ मेंशन है। ठीक है, ये सारा प्रोसेस किया, उसके बाद क्या हुआ, He himself pleads the case in the commission office। अब मैंने आपको बताया था कि राइट टू सीक रिड्रेसल में आप खुद को खुद रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपका सेल्फ रिप्रेजेंटेशन भी अलाउड है। अगर लॉयर नहीं है आपके पास तो आप खुद को सेल्फ रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मिस्टर प्रकाश ने क्या किया, खुद गए और खुद को खुद रिप्रेजेंट किया कि मैं ये खुद का केस खुद लड़ूंगा, मैं अपनी खुद की प्रॉब्लम खुद बताऊंगा कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो ही हिमसेल्फ प्लीड्स द केस इन द कमीशन ऑफिस। अब क्या हुआ, द कमीशन ऑफिस जज वेरीफाइज द डॉक्यूमेंट्स। अब जो डॉक्यूमेंट्स थे, सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया गया कि वो सारी चीजें कितनी सही है, कितनी गलत है। एंड
here's the arguments of both the aggrieved party and the other party. aggrieved party मतलब जिसके साथ गलत हुआ है, तो यहाँ पे गलत किसके साथ हुआ? मिस्टर प्रकाश के साथ। तो मिस्टर प्रकाश को भी सुना गया, और जो दूसरी पार्टी कौन सी थी? पोस्ट ऑफिस को। तो उन दोनों को सुना गया, उनकी डॉक्यूमेंट्स को चेक किया गया कि ये डॉक्यूमेंट्स क्या सही है, क्या कुछ फॉल्सिफाई तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद कमिश्नर ने क्या बोला? द जज अनाउंसेस द डिस्प्यूट रिड्रेसल। अब जो जज थे उन्होंने अनाउंस किया इसका रिड्रेसल, कि इसका क्या समाधान हो सकता है, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो आपने प्रकाश जी के केस में देखा कि किस तरीके से कमिश्नर ने क्या किया, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स थे उनको चेक किया, और उनके डॉक्यूमेंट सारे ठीक थे। उसकी वजह से क्या किया, कमिश्नर ने उनको कॉम्पनसेशन ऑफर किया, और वो कौन कौन देगा कॉम्पनसेशन? वो देगी हमारे पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस क्या करेगी? उनको कॉम्पनसेशन देगी, उनका जो मनी ऑर्डर था उनको क्या करेगी? रिटर्न करेगी। तो हमने देखा कि किस तरीके से अगर किसी भी कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो कैसे रिड्रेस कर सकता है, कैसे उस तरीके उसको जस्टिस मिल सकता है। ये तो बात हुई पहले जमाने की, जब पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नहीं हुआ करते थे। अभी हम क्या कर सकते हैं? मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके किस तरीके से हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कंप्लेंट्स हैं, उनको कैसे रिड्रेस कर सकते हैं। तो राइट टू सीक रिड्रेसल और कैसे वर्क करता है, कैसे मॉडर्न तरीकों को, टूल्स को हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑनलाइन कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप उसको ऑनलाइन क्या कर सकते हो? उसकी कंप्लेंट रेज कर सकते हो। फिर आपको क्या करना पड़ सकता है? आपको मैन्युअली जाकर उन चीज़ों को प्रोसीडिंग्स को अटेंड करने की जरूरत नहीं है। अभी क्या होगा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर केस प्रोसीडिंग्स। आपके जो भी केस प्रोसीडिंग्स है आप उनको कैसे ऑनलाइन हैंडल कर सकते हो, ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि आपकी कितनी प्रोसीडिंग्स हुई है, क्या आपका केस कहाँ तक पहुंचा है। आप उसको क्या कर सकते हो? ऑनलाइन चेक कर सकते हो। ऑप्शन ऑफ फाइलिंग केस एक्शन सूट्स। अब जो भी एक्शन सूट्स है आपको क्या करना है? आप सब कुछ क्या कर सकते हो? घर बैठकर ऑनलाइन सब कुछ देख सकते हो। तो ये देखा कि हमने किस तरीके के मॉडर्न टूल्स को यूज करके कैसे केस को कंडक्ट किया जा सकता है, कैसे आपकी प्रॉब्लम को रिड्रेस किया जा सकता है। तो अब हमारा फिफ्थ राइट है राइट टू रिप्रेजेंटेशन। अब राइट टू रिप्रेजेंटेशन क्या है? कंज्यूमर हैव द राइट टू रिप्रेजेंट इन द कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशंस। अब क्या है? आपके जितनी भी प्रॉब्लम हुई है आपको कहाँ जाकर खुद को रिप्रेजेंट करना है। तो कहाँ जाकर रिप्रेजेंट करना है? कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशंस के अंदर। अब ये जो रिड्रेसल कमीशंस है ये अलग अलग लेवल पे होती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है हमारी, फिर स्टेट लेवल पे होती है, और फिर होती है हमारी नेशनल लेवल पे। तो आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम हो आप क्या कर सकते हो? खुद को जाके यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो, खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हो कि मुझे ये इशू है, कि मुझे कैसे रिड्रेस किया जा सकता है उस चीज को। और कंज्यूमर फोरम्स एंड काउंसिल्स बनी हुई है। अब कंज्यूमर फोरम्स एंड काउंसिल्स क्या है? आपको एडवाइस करने के लिए। अब जैसे कि मैं बात करूं आपके साथ कुछ भी दिक्कत हो जाती है, आपको अपनी कंप्लेंट रेज करनी है। जैसे प्रकाश जी के साथ हुआ था, मिस्टर प्रकाश के साथ प्रॉब्लम हुई कि उनका मनी ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ है, और पोस्ट ऑफिस में जाकर जब उन्होंने इंक्वायरी करी तो उनको पता चला कि मुझे अपना जो प्रॉब्लम है उसके लिए कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उनको एडवाइस की जरूरत थी। तब उनको एडवाइस किसने दी थी? इन्हीं फोरम्स ने और काउंसिल्स ने दी थी। आपको क्या करना है? इनके पास जाना है, अपनी प्रॉब्लम को रेज करना है, अपनी प्रॉब्लम बतानी है। ये आपको एडवाइस करेंगे कि आपको कैसे प्रोसीड करना है आगे, आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने चाहिए, आपके स्टेप्स कौन से आपको फॉलो करना है। तो ये आपको सब कुछ बताते हैं। सो फॉर्म्ड थ्रू द कंज्यूमर मूवमेंट। अभी किसके थ्रू फॉर्म हुए थे? ये फॉर्म हुए थे कंज्यूमर मूवमेंट के थ्रू। अब इसमें क्या फंक्शंस, इसके फंक्शंस क्या है? सबसे पहले आपको ये करना है, ये क्या करता है? आपको गाइड करता है। कंज्यूमर को क्या करेगा? गाइड करेगा कि आपको कैसे प्रोसीड करना है, कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है ऑन फाइलिंग केसेस विद कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशंस। आप कैसे आपको प्रोसीड करना है, कैसे आपको कौन से स्टेप्स को लेना है। तो आपको कौन गाइड करेगा? ये आपको गाइड करेगी फोरम्स एंड काउंसिल्स। अब ये जो फोरम्स एंड काउंसिल्स हैं वो आपको गाइड करती है, आपको एडवाइस करती है बकायदा कि आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। एंड रिप्रेजेंट इंडिविजुअल कंज्यूमर इन दीज कमीशंस। और क्या होता है कि आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है इंडिविजुअल लेवल पे जाकर, कि ये मेरे साथ दिक्कत हुई है। इन कमीशंस में जाके आप खुद को क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो।
एंड रेज कंज्यूमर अवेयरनेस विद गवर्नमेंट सपोर्ट। और इन फोरम्स का और काउंसिल्स का क्या काम है? इनका काम है अवेयरनेस फैलाने का और लोगों को अवेयर करने का, उनको एडवाइस देने का, उनके साथ कोई भी दिक्कत हुई हो उनकी कंप्लेंट को रेस करने का, लोगों को बताने का कि आप किस तरीके से प्रोसीड कर सकते हो, हम आपके साथ खड़े हैं, अगर कुछ भी दिक्कत होती है हम आपको एडवाइस करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं, ठीक है। तो ये किसका काम है? ये काम है कंज्यूमर फोरम्स का और काउंसिल्स का। अब मैंने आपको बताया था कि अलग अलग लेवल पे, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें, स्टेट लेवल पे बात करें, नेशनल लेवल पे बात करें, तो हमारे पास क्या है? अलग अलग रिड्रेसल कमीशंस हैं। जैसे कि मैं बात करूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है आपके पास। फिर उसके बाद है आपके पास स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल। अब ये कैसे फॉलो होता है? ये डिस्ट्रिक्ट टू स्टेट, स्टेट टू नेशनल लेवल पे जाएगा। और नेशनल लेवल पे क्या है? नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशंस हैं। अब ये जो कमीशंस फॉर्म हुई है, ये किसके अकॉर्डिंग फॉर्म हुई है? ये फॉर्म हुई है आपका क्लेम कितना बड़ा है, आपका कॉम्पनसेशन कितना बड़ा है, आपको कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, आप जो क्लेम कर रहे हो उसका पैसा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका मतलब कितने चीजों पे आपने क्लेम किया है, आपका कॉम्पनसेशन अमाउंट क्या है। तो और ये जो स्टैब्लिश्ड हुई थी, ये स्टैब्लिश्ड हुई थी हमारी कोपरा। कोपरा मैंने आपको बताया था, क्या था कोपरा? कोपरा क्या था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था और उसके थ्रू इन 3 कमीशंस को बनाया गया। वो 3 कमीशन कौन से है? एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है और एक स्टेट लेवल पे और एक नेशनल लेवल पे है। और ये जो क्लेम सेटलमेंट होता है, ये होता है अमाउंट के अकॉर्डिंग। अगर आपका अमाउंट 1 CR से कम है तो आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये जितने भी क्लेम्स हैंडल करते हैं वो 1 CR से कम के हैंडल करते हैं। फिर अगर बात करें स्टेट लेवल की, तो स्टेट लेवल पे आपको 1 CR टू 10 CR के ऊपर जाना है स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे जो कमीशन है आपको वहां पे जाना है अपनी प्रॉब्लम को रिड्रेस करवाने के लिए। अगर आपका अमाउंट 10 CR से ज्यादा है, अगर आपका कॉम्पनसेशन अमाउंट 10 CR से ज्यादा है, तो आपको कौन से लेवल पे जाना है? आपको जाना है अपने नेशनल लेवल पे। तो इस तरीके से प्रोसीड किया जाता है कि कैसे रिड्रेस होगा, और वो डिपेंड करता है कि आपका क्लेम कितना बड़ा है। बट समटाइम्स क्या होता है, जब डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर कोई भी गया केस, अगर वो अच्छे से रिड्रेस नहीं हो पाया है, अगर कंज्यूमर को लग रहा है कि ये जो मेरी बात है मुझे और कहनी है, आगे और प्रोसीड करना है, इस केस को वो कहाँ लेकर जा सकता है? वो लेकर जा सकता है स्टेट कमीशन में। और स्टेट कमीशन पे भी उसको लगता है कि मुझे अभी भी ये जो प्रॉपर जस्टिस नहीं मिला है, तो स्टेट कमीशन से कहाँ जा सकता है? नेशनल कमीशन तक जा सकता है। तो सबसे पहले डिपेंड करता है कि आपका क्लेम अमाउंट क्या है। अगर आपका क्लेम अमाउंट 1 CR से कम है तो आप जाओगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अगर आपका क्लेम अमाउंट 1 CR से 10 CR के बीच में है तो आप जाओगे स्टेट लेवल पे। अगर आपका अमाउंट 10 CR से ज्यादा है तो आप जाओगे नेशनल लेवल पे। बट इन केस अगर आपको लगता है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो रिड्रेस नहीं हुआ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर, तो आप डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में जा सकते हो, स्टेट से नेशनल लेवल पे आ सकते हो। और द एक्ट अलाउज कंज्यूमर टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स इन CRDC। अब ये क्या है? CDRC ये है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशंस। तो ये आप कहाँ जा सकते हो? अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है आपको जस्टिस के लिए, आपको कहाँ जाना है? इन कमीशंस के अंदर जाना है। तो इट डिपेंड्स कि आपका क्लेम कितना बड़ा है, आपका कॉम्पनसेशन कितना बड़ा है, उस पर डिपेंड करता है। और अगर बात करें गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर कंज्यूमर राइट्स, अब गवर्नमेंट किस तरीके से सपोर्ट करती है? एक तो उन्होंने कमीशंस बना दिए हैं। अब जितनी भी फोरम्स बनी है, काउंसिल्स बनी है, उनके साथ क्या करते हैं ये लोग? उनके साथ कैंपेनियन चलाते हैं, अलग अलग तरीके से उनको सपोर्ट करते हैं, ताकि वो कंज्यूमर को क्या कर सके? कंज्यूमर को बता सके कि आपके पास क्या क्या राइट्स है, आपको किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को रिड्रेस करना है, ठीक है। अब सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया उन्होंने, पूरी तरीके से सेपरेट डिपार्टमेंट, जो सिर्फ क्या कर रहा है? वो कंज्यूमर को उनके राइट्स बता रहा है। अब डेडिकेटेड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट्स एग्जिस्ट एट बोथ सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल। अगर हम बात करें कंज्यूमर के राइट्स के लिए, नेशनल लेवल और स्टेट लेवल दोनों लेवल पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए गए हैं, सिर्फ लोगों को अवेयर करने के लिए, कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए।
ठीक है, अलग से डिपार्टमेंट बना दिया गवर्नमेंट ने। और क्या किया है, अवेयरनेस कैंपेनियंस चल रहे हैं काफी सारे कि आपके लीगल राइट्स क्या है, आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है, आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपको कहाँ कहाँ जाना है, आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है, सबके लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया, अलग से कैंपेनियन चलाते हैं अवेयरनेस के लिए, और एजुकेट करना स्टार्ट किया कंज्यूमर्स को कि उनके लीगल राइट्स क्या हैं, कि किस तरीके से, जैसे हमने आपको बात बताई थी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, वो है, आपको कैसे उसके थ्रू प्रोसीड करना है, आपके पास कौन से 5 राइट्स है उसके अकॉर्डिंग, तो लोगों को अवेयर करना, क्योंकि जब आप अवेयर होंगे तभी आप अपने राइट्स के लिए क्या कर सकते हैं, रिड्रेस कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, और क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है प्रोटेक्शन के लिए, ये आपको क्या करेगी, गवर्नमेंट कैंपेनियन के थ्रू आपको अवेयर करेगी। ठीक है, आप कैसे कैसे अवेयर कर सकती है, कंज्यूमर राइट्स के लिए आपको पोस्टर्स बना सकती है, पोस्टर्स को अलग अलग जगह पे लगा सकती है जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पब्लिक जाती हो, तो क्या कर सकती है, पोस्टर्स के थ्रू कर सकती है। और आजकल हम बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं, हम टीवी देखते हैं, तो अलग अलग चैनल्स पे क्या कर सकती है, एडवर्टाइज कर सकती है। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जैसे आपने बहुत सारे वो देखे होंगे, छोटे छोटे से एड्स आते हैं, एड्स के अंदर बताया जाता है कि किस तरीके से एक पर्सन को दूसरे पर्सन ने बेवकूफ बनाया, उसके साथ फ्रॉड किया, तो क्या आपका कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, आपको किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए, आपको किस तरीके से लोग पागल बना सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं, फ्रेडुलेंट इंफॉर्मेशन आपको दे सकते हैं, तो वो सारी चीजें एडवर्टाइजमेंट के थ्रू रिड्रेस की जा सकती हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे कैंपेनियन चलाती है लोगों को अवेयर करने के लिए। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर 3 कमीशंस बने थे जो हमने अभी डिस्कस किए थे, कौन कौन से बने थे, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे और एक नेशनल लेवल पे। और ये क्या है, 3 टियर क्वासी जुडिशियल सिस्टम है। क्वासी जुडिशियल का मतलब इसके अंदर जो भी आपको जो भी वर्डिक्ट मिलेगा उसकी जुडिशियल लेवल पे उस पर लीगल राइट्स हैं कि वो लोगों को मानना ही पड़ेगा। इन कमीशन के थ्रू आपको जो भी मिलता है कि आपका कॉम्पनसेशन अमाउंट आपको इतना देना है, आपको इस तरीके से इस चीज को रिड्रेस करना है, जो भी कमीशन का जो फैसला होगा वो लोगों को मानना पड़ेगा, वो जुडिशियल राइट है। किसके थ्रू बना था ये आपको पता होना चाहिए, किसके थ्रू ये कमीशंस बने थे, वो बने थे हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के थ्रू। और मैंने आपको बताया था कि पूरे अलग से डिपार्टमेंट बन चुके हैं सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, किस लिए, कंज्यूमर्स को बताने के लिए कि आपके पास क्या राइट्स है, आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है, खुद को कितना ज्यादा अवेयर करना है। अब हमारे पास क्या है, कोपरा अमेंडमेंट्स 2019। अब क्या हुआ, ये एक्ट आया था 1986 के अंदर। उस टाइम पे हम बहुत ज्यादा ऑनलाइन चीजों को यूज नहीं करते थे, हम ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते थे। अब बट उसके बाद क्या हुआ, 2010 या 2012 के बाद बहुत बड़ी क्रांति आई हमारी किसके अंदर, आईटी सेक्टर के अंदर। उसकी वजह से हमने बहुत ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ें परचेज करना स्टार्ट करी। और कोविड के बाद की मैं बात करूँ तो हम बहुत ज़्यादा ऑनलाइन परचेसिंग करने लग गए हैं। तो ऑनलाइन लेवल पे भी हमारे साथ बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, हमको अलग अलग तरीके से पागल बनाया जाता है। तो वहाँ पर भी कंज्यूमर का क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो उसको रिड्रेस करने के लिए उसमें अमेंडमेंट हुआ, किसमें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 2019 के अंदर। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कवर्स ऑनलाइन परचेज। पहले तक क्या था, 1986 का जो एक्ट था उसमें सिर्फ ऑफलाइन उसके ऊपर था कि ऑफलाइन जो भी आप परचेस करोगे आपको उसके लिए क्या किया जाएगा, आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब क्या हुआ, 2019 के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ उसके बाद अगर आप कुछ भी ऑनलाइन भी परचेस करते हो तब भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप उस चीज को रिड्रेस किया जाएगा। देन होल सर्विस प्रोवाइडर्स मैन्युफैक्चरर्स लाइबल फॉर डेफिशिएंसीज। अब क्या है, ये सिर्फ आपकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बीइंग अ कंज्यूमर कि हम ही सारा प्रोडक्ट देखें, चेक करें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये मैन्युफैक्चर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी प्रोडक्ट वो मार्केट में उतार रहा है, जो भी चीज़ वो मार्केट में उतार रहा है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, वो सेफ होनी चाहिए हमारे यूज़ करने के लिए, वो एक्सपायरी डेट की ना हो, ये सेलर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो शिफ्ट की गई किसके ऊपर, सेलर के ऊपर और मैन्युफैक्चर के ऊपर। कब, 2019 के अंदर जब अमेंडमेंट हुआ था। देन एनकरेजेस मीडिएशन फॉर डिस्प्यूट सेटलमेंट। अब काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स होते हैं,
कि सेलर के बीच में और ना कंज्यूमर्स के बीच में। तो इन डिस्प्यूट्स के रिड्रेसल के लिए अलग अलग मीडिएशंस के थ्रू, ताकि कोई बीच में बैठे और वो ऑन टेबल चीज़ों को सेटल करवा सके। तो ये सब किस में हुआ, जब अमेंडमेंट हुआ 2019 के अंदर, तब ये चीज़ें रिड्रेस की गई। तो इस पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा, इस पार्ट में हमने पढ़े 3 राइट्स, और दो राइट्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, राइट टू सेफ्टी एंड राइट टू बी इन्फॉर्म। इस पार्ट में हमने पढ़ा right to choose, right to seek redressal and right to representation. I hope आपको बहुत अच्छे से बातें समझ में आई होंगी कि हम बीइंग अ कंज्यूमर कितना हमको अवेयर होना चाहिए, और सिर्फ हमें अवेयर नहीं होना है, हमें अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर करना है उनके राइट्स के बारे में। हमको उनको बताना है, हमें सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं लेनी है, हमें क्या करना है, खुद को भी अवेयर होना है और दूसरों को भी अवेयर करना है कि बीइंग अ कंज्यूमर आपके पास क्या क्या राइट्स है, अगर आपके साथ कुछ भी इनजस्टिस होता है तो आपको कैसे प्रोसीड करना है, कहाँ पर जाना है, आपका क्लेम सेटलमेंट है वो किस अकॉर्डिंग जाएगा, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और आपकी भी ड्यूटी है कि आप लोगों को अवेयर करें। और जो भी हमने पढ़ा है अभी तक, उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी नॉलेज को चेक करना चाहती हूँ कि आपको कितनी चीजें याद हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, under the Consumer Protection Act, which level of the Consumer Dispute Redressal Commission handles claim exceeding 10 करोड़? अब 10 करोड़ से, मैंने आपको बताया था 10 CR से ऊपर जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो कौन से लेवल पे जाते हैं, वो जाते हैं हमारे नेशनल लेवल पे। और आप मुझे बताओगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे सेटलमेंट का क्लेम क्या होता है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कितना था, 1 CR से कम, और अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो वो था हमारा 1 CR से 10 CR के बीच में। ये हमने बात की थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एस्टैब्लिश टू एड्रेस कंज्यूमर कंप्लेंट्स? अब क्या बोल रहा है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 जो एस्टैब्लिश किया गया है, उसने एस्टैब्लिश किया है एड्रेस कंज्यूमर कंप्लेंट्स। तो उसने क्या एस्टैब्लिश किया है, अ सिंगल नेशनल कोर्ट, क्या हमारे पास एक ही कोर्ट है। सेकेंड ऑप्शन, अ 5 टियर जुडिशियल सिस्टम, क्या 5 टियर के अंदर है। अ 3 टियर क्वाजी जुडिशियल सिस्टम, 3 टियर है, मैंने आपको 3 टियर्स बताए थे कौन कौन से, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। तो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है कि क्वाजी जुडिशियल सिस्टम है, और ये कितने टियर्स के अंदर है, ये 3 टियर्स के अंदर है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कंज्यूमर राइट्स क्या हैं, और बीइंग अ कंज्यूमर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप खुद भी अवेयर हो और अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।